सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, माता बहनों के लिए उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से भाव से बल उन्हें मिलता है। कौन कौन से भाव किसी भी महिला जातक की कुंडली के लिए बलवान होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक विषय होगा, क्योंकि उसी भावों से माता बहनों के जीवन में सुख की वृद्धि होती है या सुख की प्राप्ति होती है। एक पूरा घर अगर रोगी है, लेकिन अगर उस घर की माता बहन सुरक्षित हैं और निरोगी काया से युक्त हैं, तो फिर वो सारे घर की देखभाल मजबूती से कर सकती हैं। लेकिन अगर वही बीमार पड़ जाएं, तो घर के बाकी के सदस्य अपने स्वयं की देखभाल करने में असफल सिद्ध होते हैं। ये बात बहुत आवश्यक होगा समझ लेना कि हमारी बेटी बहनों की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम, ये 5 भाव, वैसे तो जन्म कुंडली के 12 भाव हैं और 12 भावों से आप किसी न किसी विषय का अध्ययन करते हैं, है ना। तो क्या कहा, तनुधन सहज सुहृद सुत रिपुजाया, आचार्य वराह मिहिर ने लिखा है ना। तो ये 12 भाव से किसी न किसी विषय का ज्ञान करते हैं। लेकिन किसी महिला जातक की कुंडली के लिए ऐसे कौन से भाव हैं जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा किया। तो लग्न, चतुर्थ, लग्न उसका व्यक्तित्व स्वभाव स्वास्थ्य है। अगर वो कमजोर है, अगर उसमें कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो उसकी आयु, उसका विवाह, उसका स्वास्थ्य, उसका चिंतन, उसके जीवन में आने वाले लोगों की अधिकता और तुरंत चले जाना, प्रेम हो टूट जाए, संबंध हो टूट जाए, तो जो स्थिरता है वो लग्न से प्रभावित होता है और परिभाषित होता है। तो किसी भी स्त्री जातिका की कुंडली के लिए लग्न का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। और वैसे ये ऐसा नहीं है कि पुरुष जातक की कुंडली के लिए बलवान होना आवश्यक नहीं है, उनकी भी कुंडली के लिए आवश्यक है। पर पुरुषों की कुंडली के लिए ऐसा संभव है कि उनकी कुंडली के लिए लग्न के साथ साथ तृतीय भाव भी मजबूत होना आवश्यक है, एकादशवां भाव भी मजबूत होना आवश्यक है, दशम स्थान भी मजबूत होना आवश्यक है, अष्टम स्थान भी आवश्यक है मजबूत होना। पर महिला जातकों की कुंडली के लिए तो लग्न के साथ चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम, ये भाव निश्चित रूप से आवश्यक होने चाहिए कि बलवान हो या उस भाव के अधिपति बली होके बैठे हों। क्योंकि जब लग्न बलवान, तो आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपका चरित्र, आपका चिंतन, आपका संपूर्ण व्यवहार, क्योंकि वही तो बांध करके रखती हैं पूरे परिवार को। तो लग्न अगर कमजोर है, यानी कि लग्न में कोई नीच का ग्रह बैठा है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा, या लग्न में कोई शत्रु के साथ शनि मंगल राहु केतु बैठ जाते हों, या लग्न पे किसी ग्रह की दृष्टि न हो शुभ ग्रह की, या लग्नेश स्वतः 12वें भाव में हो, अष्टम में हो, नीच के हों, अस्त हों, है ना, तो कहने का अर्थ ये होगा कि ये लग्न कमजोर लग्न माना जाएगा और उस स्त्री जातिका के लिए वो समस्याओं का घर बना सकता है। चौथे स्थान के कमजोर हो जाने से उस जातिका को सास ससुर, घर परिवार, संतान, दाम्पत्य, विवाह का सुख कमजोर मिलता है। इस वजह से किसी भी महिला जातक की कुंडली के लिए चतुर्थ भाव का बलवान होना अत्यंत कारक हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हों, शुक्र बैठे हों, लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हों, लग्न के चौथे भाव पे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि ग्रह की दृष्टि हो, तो ये जो किसी स्त्री जातिका की कुंडली में अगर बात बन रही है, तो ये बात पक्के तौर पे साबित हो जाती है कि वो भाग्यशालिनी है, वो सौभाग्यशालिनी है।
इसके बाद इस कार्यक्रम के अंतिम में आपको मैं कुछ और भी सिद्धांत बताऊंगा जो स्त्री जातकों के लिए, जातिकाओं के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। अंतिम तक बने रहिएगा। तो मैंने चौथे भाव के बारे में बात की। पंचम भाव जब तक उसकी गोद में बालक न खेले, संतान न हो, तब तक उसे समाज, हमारा हिंदू सनातन समाज उसे प्रामाणित नहीं मानता है, उसे प्रमाणित नहीं करता और कहीं ना कहीं उसको किसी प्रकार के स्थिति से गुजरना पड़ता है, उसको दंश झेलना पड़ता है। तो पुत्र उत्पत्ति का जो भाव होता है वो पंचम भाव होता है। वहां से आप प्रेम दर्शाते हैं। जो हमारी माता बहनों में जो प्रेम होता है ना, जो वात्सल्य है, जो करुणा है, जो दया है, जो ममता है, वो पंचम भाव से ही आता है। तो किसी भी माता बहन की कुंडली के लिए पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, या पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति लग्न में हो, दशम में हो, नवम में हो, चतुर्थ में हो, तो ये उस जातिका की कुंडली के लिए पंचम भाव के बलवान होने का प्रमाण देता है। और वो ये बताता है कि वो जातिका अपने पति का सर्वस्व प्रेम प्राप्त करेगी। वो ये बताता है कि वो अपने बच्चे का संपूर्ण वात्सल्य उसे मिलेगा और वो देगी। तो ये आपका पंचम भाव हो गया। अब बात करते हैं सप्तम भाव पे। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव से वहां पे मूलतः शुक्र की राशि बनती है 7 नंबर। और किसी भी महिला जातक की कुंडली के लिए सप्तम भाव में गुरु का बैठना अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। उन्हें संतति हो जाए, भौतिक सुख हो जाए, शारीरिक सुख हो जाए, मानसिक सुख हो जाए, चरित्र का सुख हो जाए, ज्ञान का सुख हो जाए, धर्म का सुख हो जाए, आध्यात्म का सुख हो जाए, प्रेम का सुख हो जाए, संतति का सुख, ये सारी चीजें सप्तम स्थान में बैठे गुरु वैसे ही दे देते हैं। वरदहस्त उनका मिल जाता है। तो किसी भी स्त्री जातिका की कुंडली के लिए सप्तम भाव का बलवान होना ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाने लगता है। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि विवाह को नर्चर करती है, उनका पोषण करती है। तो अगर सप्तम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में कमजोर हैं, अस्त हैं, नीच के हैं, पापकर्त्री में हैं, दूषित हैं, दुह स्थान में बैठे हैं, तो आपको फिर पड़ोसियों का, पति का, संतान का, दाम्पत्य का सुख बड़ा कम मिलता है। फिर वो बड़ा एकदम बिल्कुल ही आपको एक निष्ठुर पति मिल जाएगा। फिर आपका दाम्पत्य रुग्ण से रुग्ण होता जाएगा। तो महिला जातकों के लिए सप्तम भाव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। इन सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है बलवान होने की आवश्यकता, कौन से भाव की है? मैंने लग्न पे चर्चा किया, चतुर्थ पे किया, पंचम किया, सप्तम किया, पर इन सब के थोड़े बहुत कमजोर होने की स्थिति भी चल जाएगी, लेकिन नवम भाव के कमजोर होने की स्थिति नहीं चलेगी। क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। और पति और पत्नी के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, जो उसका दर्शन होता है, उसकी दार्शनिकता, महिला कितनी दार्शनिक है, उसके जीवन में दर्शन कैसा है, चारवाक से प्रभावित है या फिर भारतीय दर्शन से प्रभावित है, वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है या फिर भारतीय सभ्यता से प्रभावित है, उसके ऊपर प्रभाव किसका गहरा है। तो ये जो आपको दर्शन होता है वो नवम भाव से होता है। तो किसी भी महिला जातक की कुंडली के लिए नवम भाव का सुरक्षित होना, मतलब नवम भाव में नवम भाव के अधिपति बैठे हों, वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उस भाव का अधिपति वहीं बैठा हो और साथ ही साथ उस भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि, दोनों बातें की हो गई, और नवम भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हों, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, दसम में हो, सप्तम में हो, पंचम में हो, बढ़िया है, इन भावों में हो, तो ये नवम भाव सुरक्षित नवम भाव कहा जाएगा। और सबसे ज्यादा आवश्यक किसी महिला जातक की कुंडली के लिए, आपकी बेटी बहन की कुंडली के लिए अगर किसी भाव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है तो वो है जन्म कुंडली का नवा भाव। क्योंकि वहां से पति और पत्नी एक तकिए पे विराजमान होते हैं और भविष्य की प्लानिंग करते हैं। अगर वहां पे शनि और राहु होंगे ना, कम्युनिकेशन गैप दे देंगे, दूर तक पति और पत्नी अपने संबंधों को ले जा सकते ही नहीं हैं। वहां पे एक कमजोरी देखने को मिलती है, वहां एक बड़ा ही रुग्णता देखने को मिल जाती है, वहां बीमारी आ जाती है। और पति और पत्नी एक दूसरे के आमने सामने भयंकर से भयंकर स्थिति बन जाए, कभी भी आमने सामने आएंगे ही नहीं। वहां पे गैप होने लगता है, एक दूसरे पे लोग संदेह करने लगते हैं, चरित्र का दोष आने लगता है, गुण दोषों में बड़ी व्यापक अंतर देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपकी कुंडली का चौथा भाव
नवम भाव मजबूत होना चाहिए। मैंने जो कहा था कि कार्यक्रम के अंतिम में आप लोगों को 2 सूत्र बताऊंगा, वो 2 सूत्र ये हैं कि अगर महिला जातक की कुंडली के लिए मंगलदेव कमजोर बन रहे हैं, जैसे अष्टम में हैं, जैसे नीच के हैं 4 नंबर की राशि में, या फिर वो सप्तम भाव में नीच के हैं, या वो 12वें भाव में शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं, तो आपको अतिरिक्त सावधान हो जाना चाहिए। फिर आपका शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, संतान, ये सब प्रभावित होता है। आप शोषित होते हैं, बहुत लोग आपका लाभ उठाते हैं, आपके कपड़े लोग निहारते हैं, आपका शरीर निहारा जाता है, आप दूषित मानसिकता के लोगों के बीच में पैदा होते हैं और कई बार वो आपका शोषण करते हैं। बाजार में, मेले में, बसों में, पड़ोसियों से, एडवेंचर करने से, मित्रों से, मामा, फुआ, चाचा, इनके भी जो ये आपके निकटस्थ हैं, पर ये भी आप पे कुपात्रता की दृष्टि डालते हैं, ये भी आपको खराब दृष्टि से देखते हैं। और एक मैंने सिद्धांत और भी बताना था कि जब किसी भी स्त्री जातिका की कुंडली के लिए दूसरे भाव में शनि या मंगल बैठ जाएं, शनि या राहु बैठ जाएं, तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये शनि और राहु यहां बैठ करके ये दर्शाते हैं कि आपका संबंध लंबा नहीं चलेगा। इस वजह से बहुत परीक्षण के बाद आपको मित्रों का चयन करना चाहिए, बहुत परीक्षण के बाद आपको विवाह में जाना चाहिए। क्लियर है? और एक बात और है, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं तो आपको प्रेम विवाह करने से भी सावधान होना चाहिए। जिस व्यक्ति पे आप विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास पे वो कितना खरा उतरता है, ये निर्णय आपका कितना सही है, इसमें संदेह हो सकता है और आप कई बार जल्दबाजीपन के प्रभाव में आकर के गलत व्यक्ति का चयन करेंगे और बाद में पश्चाताप करेंगे। क्लियर है? कोई संशय नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं, जो शिव पुराण से लिया गया था। प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक क्षत्रिय, प्रत्येक वैश्य और प्रत्येक शूद्र को निश्चित रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लेकिन उस रुद्राक्ष के धारण के साथ मद्य, मांस, पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, प्याज और लहसुन का परित्याग भी करना चाहिए। और ये मैं नहीं, शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 188वें पेज के 44वें श्लोक में लिखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।